गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्रैक यूपीएससी एग्जाम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज है 19 तारीख और 19 मई 2021 के रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। मित्रों, हमने ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन द हिंदू, पीएबी, इंडियन एक्सप्रेस, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, दैनिक जागरण जैसे इंडिया के लीडिंग न्यूज़पेपर में से लिए, ताकि आपकी हर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सके। चाहे आप यूपीएससी की दे रहे हो, पीसीएस की दे रहे हो, कोई एसएससी की, रेलवे की, कोई सी भी एग्जाम दे रहे हो, सभी एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बनेंगे। साथ ही में मित्रों, आपके नॉलेज में इंक्रीमेंट लाने के लिए और देश और दुनिया में रोज बरोज कैसी घटनाएं घटती है, इन सब के बारे में जानने के लिए भी ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और हाँ मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही में बेल आइकन का बटन जरूर दबा देना ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल म्यूजियम डे कब मनाया गया? तो इसका आंसर है डी, 18 मई को। तो मित्रों, कल ही यानी कि 18 मई को इंटरनेशनल म्यूजियम डे जो है वो मनाया गया। अभी इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया क्यों जाता है? तो मित्रों, हर साल संग्रहालय की सांस्कृतिक आदान प्रदान, संस्कृतियों के संवर्धन, लोगों के बीच की आपस की समझ, सहयोग और शांति के विकास का एक महत्वपूर्ण साधन बनाने के लिए हर साल मित्रों इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया जाता है, ताकि म्यूजियम के बारे में लोगों की जागरूकता बढ़ सके। लोगों को मित्रों म्यूजियम के बारे में जागरूकता है कि म्यूजियम से हमें क्या क्या चीज़ें मिल सकती है, इन सब के बारे में जानने के लिए हर साल ये दिन मनाया जाता है। और मित्रों, इस साल का इंटरनेशनल म्यूजियम डे की थीम क्या है? तो इस साल की थीम है द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम, रिकवर एंड री इमेजिंग। ओके। और इंटरनेशनल म्यूजियम डे की शुरुआत कब हुई थी? तो 1977 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम के द्वारा इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाने की शुरुआत हुई थी। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1946 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? फ्रांस के पेरिस में है इसका हेडक्वार्टर। ओके गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार की पहली बार ऑनलाइन शपथ ग्रहण की मांग की गई है? तो इसका आंसर है ए, केरल। तो हाल ही में आप सब जानते ही है कि केरल में भी मित्रों इलेक्शन हुए थे, और उसमें मित्रों इलेक्शन के बाद अब जो भी सरकार आएगी तो उसमें पहले क्या होता है कि मुख्यमंत्री शपथ लेते हैं, उनके मंत्रिमंडल शपथ लेते हैं। तो यह केरल में मांग की गई थी कि अब ये शपथ ग्रहण की जो विधि है वो ऑनलाइन की जाए, और इसीलिए ऑनलाइन शपथ ग्रहण की मांग करने वाला मित्रों केरल भारत का पहला राज्य भी बन गया है। ओके। अब इसके बारे में हम बात करें तो केरल में नई सरकार के ऑनलाइन शपथ ग्रहण की मांग जो है वो जोर पकड़ रही है। इसके साथ ही न्यायविदों ने भी ये कहा है कि ऑनलाइन माध्यम से सत्ता ग्रहण करने में सरकार के लिए कानूनी रूप से कोई बाधा नहीं है। यानी कि संविधान में ऐसा कोई उल्लेख नहीं किया गया कि आप ऑनलाइन शपथ ग्रहण नहीं कर सकते। तो संविधान में शपथ ग्रहण के बारे में हम बात करें तो हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 164 क्लॉज 3 के अनुसार किसी भी मंत्री के द्वारा अपना पद ग्रहण करने से पहले राज्यपाल तीसरी अनुसूची में प्रयोग किए गए प्रारूपों के अनुसार उसके पद और गोपनीयता के शपथ दिलाते हैं। ऑनलाइन माध्यम से शपथ ग्रहण आयोजन पर कोई प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि संविधान में भौतिक रूप से शपथ लेने पर कोई जोर दिया गया नहीं। अब ये शपथ ऑनलाइन क्यों आवश्यकता पड़ी कि भाई ऑनलाइन शपथ? तो आप सब जानते हैं मित्रों के हाल ही में कोरोना की महामारी के सिचुएशन में फिजिकली जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, और इसीलिए ऑनलाइन शपथ ग्रहण की मांग की जा रही है। और हमारे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सहित कई ऐसे संगठन हैं कि जिन्होंने कोविड-19 के खतरनाक प्रसार के मद्देनजर रहते हुए ऑनलाइन माध्यम का समर्थन भी किया है। अब केरल में किया है, तो केरल के बारे में जान लेते हैं मित्रों। केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? तो पिनराई विजयन। और केरल के मित्रों गवर्नर कौन है? तो आरिफ मोहम्मद खान केरल के गवर्नर है। ओके, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका में वैक्सीन तथा
ऑक्सीजन जनरेटर की तत्कालीन खरीद पर किस फंड का प्रयोग करने के निर्देश जारी किया है? तो इसका आंसर है मित्रों बी, पीएम केयर फंड्स। तो आप सब जानते हैं मित्रों, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आप पीएम केयर्स फंड का यूज़ करके ऑक्सीजन जनरेटर और जितने भी वैक्सीन हैं उन सबको आप 783 जिले अस्पतालों में पहुंचाइए। और यह याचिका में यह भी कहा गया है कि सरकार को अपना पीएम केयर पर्स खोलकर आम लोगों को चिकित्सा देखभाल और ऑक्सीजन उपलब्ध कराने में मदद करनी चाहिए। अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? पीएम केयर फंड्स की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि मित्रों, बुनियादी जीवन रक्षक सहायता के रूप में चिकित्सक ऑक्सीजन की सख्त जरूरत वाले मरीजों के लिए, पूरे देश के हर जिले में स्थित सरकारी अस्पताल के लिए और आम लोगों के लिए बिना किसी कीमत के आसानी से उपलब्ध कराने के लिए पीएम केयर फंड्स का उपयोग करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अब पीएम केयर फंड्स के बारे में हम बात करें तो प्रधानमंत्री सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड, इसका गठन कोविड-19 महामारी और इसी प्रकार अन्य आपत्ति जो स्थिति होती है उनके दौरान दान स्वीकार और राहत प्रदान करने के लिए किया गया है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 27 मार्च 2020 को इसकी शुरुआत हुई थी। इसमें हम विदेश से जितने भी दान होते हैं उसको हम स्वीकार करते हैं और इसमें 100% मित्रों कोई भी कर नहीं है, इसमें टैक्सेस भी नहीं लगेगा। और ये प्रधानमंत्री जो किए केयर फंड्स है वो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष दोनों अलग है। ओके, ये प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष भी अलग है और पीएम केयर फंड्स भी दोनों ही अलग है। आप दोनों मैच मत कर लेना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश का मानव रहित तियानवेन फर्स्ट अंतरिक्ष यान मंगल की सतह पर सुरक्षित रूप से उतर गया है? तो इसका आंसर है मित्रों ए, चाइना। तो मित्रों, हाल ही में आप सबको मालूम होगा कि चाइना का जो मंगल मिशन है जिसका नाम है तियानवेन फर्स्ट, वो मंगल की सतह पर अब सुरक्षित रूप से उतर चुका है। इसके बारे में हम आगे बात करें तो यह अंतरिक्ष यान मंगल के उत्तरी गोलार्ध स्थित यूटोपिया प्लेनेटिया नामक एक बड़े मैदान में उतरा है और इसके साथ एक रहस्यमयी लाल ग्रह पर अन्वेषण करने हेतु रोवर भेजने वाला विश्व का दूसरा देश बन चुका है चाइना। इससे पहले मित्रों अमेरिका ने मंगल ग्रह पर अपना रोवर जो है वो उतारा था और उसके बाद मित्रों चाइना विश्व का दूसरा ऐसा देश बन चुका है कि मंगल की सतह पर रोवर उतारने वाला देश बन चुका है। ओके, अब ये इसमें मित्रों इस मिशन के बारे में हम बात करें तो इसमें एक लैंडर है, एक ऑर्बिटर है और एक रोवर है। अब तियानवेन फर्स्ट जो मंगल मिशन है उसमें जो रोवर रखा गया है उस रोवर का नाम क्या है? तो मित्रों इस रोवर का नाम है जुरोंग। आप सब याद रखना नाम मित्रों, एग्जाम में पूछा जा सकता है रोवर का नाम क्या है, तो रोवर का नाम है जुरोंग। और जुलाई 2020 में मित्रों चाइना के द्वारा ये तियानवेन फर्स्ट जो मंगल मिशन है वो प्रक्षेपित किया गया था और इसी फरवरी 2021 में वो कहाँ पे पहुंचा था? तो मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंच चुका था और अब वो मंगल की सतह पर भी पहुंचा है और वहाँ पे वो मित्रों मंगल की जितने मंगल में जीवन रहने योग्य है कि नहीं है, वहाँ पे नदी पानी इन सब के बारे में पता लगाया गया। ओके, इससे पहले मित्रों चाइना ने मंगल ग्रह पर अंतरिक्षयान भेजा था पर वो सफल नहीं हुआ था। आज से 10 साल पहले चाइना के द्वारा यिंग यो 1 नामक एक मिशन जो है वो मंगल में लॉन्च किया गया था, पर यह मिशन जो है वो मंगल तक पहुंचने से पहले ही अवकाश में क्या हुआ कि जल गया और इसकी वजह से यह मिशन भी फेल हो चुका था। ओके, आगे हम बात करें तो रोवर भेजने वाले मित्रों चाइना के अलावा अमेरिका ने भी मित्रों रोवर भेजा था। 1976 में अमेरिका ने वाइकिंग 1 नाम का एक रोवर जो है वो मंगल ग्रह की जो सतह है वहां पे भेजा था और कुछ ही समय बाद उन्होंने इस ग्रह पर वाइकिंग 2 नाम का भी रोवर जो है वो भेजा था और वहाँ पे वो मंगल ग्रह पर जितने भी हवा है पानी है इन सब के बारे में पता लगाएगी। ओके, और हाल ही में फरवरी में नासा के द्वारा परजीवंश रोवर नाम का एक
दूसरा जो है वो मंगल ग्रह की सतह पर स्थित जेजेरो क्रेटर पर उतरा है और वहां पे अतीत के जीवन संकेतों को खोजने के लिए उन्होंने अपना कार्य भी शुरू कर दिया है। ओके, अब बात करते हैं चाइना के बारे में। तो चाइना की कैपिटल क्या है? तो बीजिंग। चाइना की करेंसी क्या है? रेनमिनबी। और चाइना के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? तो जी जिनपिंग चाइना के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट है। मित्रों आप मैप में भी देख सकते हैं, ये रहा मैप में चाइना। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में एयर इंडिया के द्वारा कौन सी नई सेवा की शुरुआत की गई? तो इसका आंसर है सी, जियोलाइट। तो हाल ही में एयर इंडिया के द्वारा जियोलाइट नाम की एक नई सेवा शुरू की गई है। अब ये जियोलाइट नाम की सेवा है क्या? तो भारत सरकार के द्वारा चिकित्सीय ऑक्सीजन संयंत्रों में उपयोग हेतु विश्व भर में जियोलाइट आयात करने की प्रक्रिया शुरू की जाने के साथ ही हमारा जो एयर इंडिया है उन्होंने भी अपनी पहली जियोलाइट कार्गो उड़ान सेवा का आरंभ कर दिया है और सरकार ने विदेश से आने वाले इन खेपों के लिए डीआरडीओ को चार्टर के रूप में नियुक्त किया है और डीआरडीओ के द्वारा प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थिति में राहत मतलब कि पीएम केयर फंड से वो अपने इस जितने भी ऑक्सीजन जो संयंत्र हम ला रहे हैं उनका भुगतान वो पीएम केयर फंड से करेंगे। अब ये जियोलाइट है क्या? ऑक्सीजन संयंत्रों में जियोलाइट का उपयोग कैसे किया जाता है? तो डीआरडीओ के द्वारा विकसित की जा रही तकनीक में ऑक्सीजन उत्पादन हेतु दबाव परिवर्तन अधिशोषण प्रक्रिया और आणविक रूप से क्षनित जियोलाइट का उपयोग किया जाता है। एक्चुअल में ये जियोलाइट है क्या? तो जियोलाइट एक सूक्ष्म रंध्र युक्त एल्यूमिनियम सिलिकेट के ठोस त्रिवियम क्रिस्टल होते हैं। इसमें एक निश्चित आकार का सूक्ष्म छिद्र होता है जिनमें से छोटे अणु आसानी से गुजर जाते हैं, बट जो बड़े बड़े अणु होते हैं वो इसमें से नहीं गुजर पाते और इसी वजह से इनके लिए कभी कभी आणविक छलनी भी उसे कहा जाता है और प्राकृतिक रूप से और संश्लेषण के माध्यम से इसे निर्मित किया जा सकता है। जियोलाइट को मित्रों प्राकृतिक रूप से भी संश्लेषित किया जा सकता है और संश्लेषण के माध्यम से उसको भी निर्मित किया जा सकता है। ओके, तो आपको इतना ही पूछेगा कि ये जियोलाइट की सेवा किसके द्वारा शुरू की गई है? तो एयर इंडिया के द्वारा शुरू की गई है और किसके साथ मिलकर शुरू की गई है? तो डीआरडीओ के साथ मिलकर इसको शुरू किया गया है। इतना आप याद रखना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार 2009-10 से लेकर 2020-21 के बीच भारत में ट्रेनों की चपेट में आने वाले कुल कितने हाथियों की मौत हुई है? ओके, तो इसका आंसर है ए 186 यानी कि 186 हाथियों की मृत्यु है पिछले 10 साल में। तो पिछले 10 साल में ट्रेन के पटरी में आने से 186 हाथियों की मौत हुई है। तो पर्यावरणीय जल और पर्यावरण वन और जलवायु जो परिवर्तन मंत्रालय उनके द्वारा ये बताया गया है, जिसमें मित्रों सबसे अधिक असम राज्य में 62 हाथियों की मृत्यु हुई है। उसके बाद पश्चिम बंगाल में 57 और उड़ीसा में 27 हाथियों की मृत्यु हुई है। अब इसके लिए मित्रों अब इको ब्रिज बनाने की विचारणा जो शुरू हुई है सरकार में, इसे कहते हैं पारिस्थितिक पुल अथवा तो इको ब्रिज कहा जाता है, जिन्हें समान जो वन्यजीव आवास होते हैं उनके 2 बड़े क्षेत्रों का परस्पर जोड़ने वाले वन्यजीव क्रॉसिंग के रूप में भी जाना जाता है। यह वन्यजीव आवासों के माध्यम से एक कड़ी के भांति होते हैं। ऐसे मतलब ऐसे क्या करते हैं कि जितने भी ट्रेन या कोई सड़क होते हैं तो उनके ऊपर ये ब्रिज बनाया जा सके, ताकि कोई भी वन्यजीव जो है वो सड़क पर आने से बेहतर है कि वो पुल में से जाए तो वो अपनी रक्षा कर सकते हैं, यानी कि कोई साधन में वो आकर उनकी मृत्यु ना हो। इसीलिए ये पुल बनाने की विचारणा सरकार के द्वारा की जा रही है। हाल ही में आप सबको मालूम ही होगा मित्रों, उत्तराखंड में ऐसा ही एक पुल है जो बनाया गया है। लकड़ी का एक पुल है जो उत्तराखंड में सड़क के बीचों बीच बनाया गया है, मतलब कि सड़क के ऊपर बनाया गया है, एक ब्रिज बनाया गया है, जिससे क्या होता है कि जितने भी वन्य प्राणी हैं वो ऊपर से आकर दूसरी सड़क की उस पार जा सके। इसीलिए उत्तराखंड में इसका
प्रयोग किया जा रहा है। हाल ही में इसकी शुरुआत उत्तराखंड में शुरू की गई है। और इस ब्रिज का मुख्य उद्देश्य क्या है कि वन्य जीव जो कनेक्टिविटी है उनको बढ़ाया जा सके, इसीलिए। और प्रेजेंट टाइम पे हमारे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन के मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो प्रकाश जावड़ेकर है, और उनके द्वारा ही यह रिपोर्ट जारी की गई है। ओके, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में एशियाई ग्रेसिंग स्किंक की नई प्रजाति से कहाँ से खोजी गई है? तो इसका आंसर है ए, तमिलनाडु। तो हाल ही में मित्रों तमिलनाडु के अनाईकुड़ी के पहाड़ियों के कोयम्बतूर में यह एक एशियाई ग्रेसिल स्किंक की एक नई प्रजाति जो है वो खोजी गई है। यह छिपकली वर्ग के अंतर्गत आने वाला एक प्रकार का सरीसृप जीव है। यह प्रजाति पिछली शताब्दी के दौरान भारत की मुख्य भूमि में खोजे जाने वाली तीसरी स्किंक है। ओके, और इसका शरीर लगभग 7 सेंटीमीटर पतला है। यह रेतीले भूरे रंग का होता है और हाथ पैर लगभग दिखाई नहीं देते। ओके, और इसी के कारण यह सांप की भांति भी प्रतीत होता है। इसके हाथ और पैर जो है वो दिखाई नहीं देते, इतना छोटा सा होता है। इसके बारे में हम बात करें तो इसकी ये जो है मित्रों भोजन में दीमक, छोटी छोटी जो मकड़ियाँ होती है वो, झिंगुर, ऐसे सब कीटनाशक जो है वो स्किंक का भोजन होते हैं। और वर्तमान में इसे वल्नरेबल प्रजाति के रूप में भी वर्गीकृत किया गया है। अब तमिलनाडु में पाया गया है, तो तमिलनाडु में ये रहा मित्रों, आप मैप में देख सकते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? तो एम.के. स्टालिन। और तमिलनाडु के गवर्नर तो यही बन चुके हैं मित्रों, बनवारीलाल पुरोहित गवर्नर है तमिलनाडु के। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत सरकार के द्वारा कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक कौन सा समिति का गठन किया गया है? तो इसका आंसर है बी, राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति। तो हाल ही में मित्रों भारत सरकार के द्वारा हमारे यहाँ पे जितने भी प्राकृतिक आपदा होती है उनको मद्देनजर रखते हुए कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति का गठन किया गया। यह सभी संस्थाएं के साथ मिलकर इस समिति के सदस्य, मतलब कि सभी संबंधित जो संस्थाएं होती है जो प्राकृतिक आपदाओं के सामने रक्षण के लिए जितने भी समिति बनाई गई है वो सब साथ मिलकर इस समिति के सदस्य होंगे। और आवश्यक समझे जाने पर संकट प्रबंधन समूह को दिशा निर्देश भी देती है। ओके, तो मतलब आप सब जानते ही होगी कि अभी हमारे यहाँ पे तोक्ते नाम का एक जो राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा है वो आई हुई है, और कई ऐसे केरल, कर्नाटक, बॉम्बे, गुजरात जैसे कई इलाकों में उन्होंने काफ़ी नुकसान पहुंचा है। और अभी भी बहुत ही 150 से लेकर 160 के किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है वो विंड जो है वो आ रही है। ओके, इसीलिए अब ये नया जो है भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। ओके, आज के हम फैक्ट के बारे में बात करते हैं मित्रों, जो है डूम्सडे सर्फिंग। अब ये डूम्सडे सर्फिंग है क्या? कयामत के दिन तक सर्फिंग, अथवा तो हम बात करते हैं डूम्सडे सर्फिंग, उसका तात्पर्य इंटरनेट पर बुरी खबरों को लगातार देखते रहना, उन्हें खोजते रहना, भले ही ये खबर कितनी भी बुरी क्यों ना हो, कितनी भी दुखदायक ना हो, कितनी भी निराशाजनक क्यों ना हो, फिर भी ये जो है वो देखते ही रहते हैं। और आप सब जानते हैं कि अभी कोविड-19 की महामारी चल रही है, और ऐसी खबरें लगातार व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक इन सब में आते ही रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि लोग बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं, और डर की वजह से वो कोविड-19 का सामना नहीं कर पाते। हमारे देश में जितने भी लोगों की मृत्यु है, ज़्यादा से हम बात करें तो 10 से लेकर 25% के लोग ऐसे होते हैं कि वो डर के मारे उनकी जान कोविड-19 की वजह से गई, क्योंकि कोविड-19 का उनका डर जो है वो बहुत ही ज़्यादा गहरा बन चुका था। ओके, और इसीलिए ये बताया गया कि डूम्सडे सर्फिंग यही है कि आप लगातार ऐसी न्यूज़ देख कर पागल हो जाते हैं। तो प्लीज़ गाइस ऐसी न्यूज़ मत देखना। ओके, जितना ज़्यादा हो सके पॉजिटिव थिंकिंग रखना। ओके, बस मैं इतना ही कहूँगा। आगे हम बात करते हैं भारतीय विनिर्माण उद्योग में नौकरियों की होने वाली कमी का कारण क्या है। 2016 से लेकर आप सब जानते हैं कि जब डीमोनेटाइजेशन हुआ
तब से ही हम देख रहे हैं कि बेरोजगारी का जो दर है वो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। और कोरोना आया तो तब से तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है। अब पहला कोरोना का जो पहला स्ट्रेन था उस पर तो कोई ज़्यादा असर नहीं हुआ, पर दूसरे स्ट्रेन में तो बहुत ही ज़्यादा असर हुआ है। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो जीवन और आजीविका शब्द एक साथ उल्लेख किए जाते हैं, परंतु वर्तमान में फैली हुई इस कोविड महामारी ने इन दोनों शब्दों के बीच एक बड़ा सा अंतर जो है वो पैदा कर दिया है। जीवन को बचाने के उद्देश्य से किए जाने वाले उपाय और आजीविका के लिए खराब साबित हो रहा है। दूसरी कोरोना की जो दूसरी लहर आने से पहले अजीम प्रेम जी ने विश्वविद्यालय की कामगार भारत की स्थिति रिपोर्ट 2021 में आजीविका पर पड़ने वाले प्रभाव का खुलासा किया है। ओके, स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया, इनकी रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया है कि महामारी के कारण औपचारिक नौकरियों से भी लोगों को हाथ धोना पड़ा है और वे औपचारिक काम करने पर भी क्या विवश हो रहा है, जिसकी वजह से उनकी आय में भारी कमी हो रही। आप सब देखते होंगे कि जिन लोगों की मित्रों नौकरियां चली गई वो छोटे छोटे काम करने में बेबस हो चुके हैं। क्यों? क्या है कि जीवन तो चलाना पड़ेगा, वो तो खाने के लिए कुछ कमाना तो पड़ेगा ही। ऐसे तो खाना नहीं मिलेगा, कमाने से ही खाना मिलता है। ओके, तो ऐसी बात है। पिछले एक साल में हम बात करें तो गरीबी में अचानक वृद्धि होने का कोई आश्चर्य से बात नहीं है। महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, दिल्ली जैसे जिसमें मित्रों असंगत रूप से सर्वाधिक नौकरियों का नुकसान हुआ। और वैसे हम बात करें तो मित्रों कोविड-19 की सिचुएशन ऐसी हो गई है कि जो हम रेड्डी वाले देखते हैं उनका भी धंधा नहीं हो रहा है, उनकी भी नौकरियां जा रही है। पिछले लॉकडाउन में काफ़ी लोगों की नौकरियां चली गई थी और दिन ब दिन ये जो है मित्रों महामारी का जो दर है वो चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। बेरोजगारी का दर बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। ओके, तो इसी के बारे में अभी एक रिपोर्ट आई थी और इसीलिए मित्रों मैं ये लेकर आया हूँ। ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही। मित्रों अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो मित्रों मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, मैं आपके हर कमेंट का आंसर दूंगा। और हाँ मित्रों, हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की एक सीरीज़ शुरुआत की है। अगर आपको हमने इसका एक वीडियो भी बना दिया है, अगर आपने नहीं देखा तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। और हाँ मित्रों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। थैंक यू सो मच गाइस।